जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी चाहे नेशनल चैनल के पत्रकार हों, चाहे फिर वो यूट्यूबर्स हों, सबको धमकाने का काम ही करती हैं। स्मृति ईरानी का ये पहला कारनामा नहीं है, इससे पहले भी स्मृति ईरानी से सवाल पूछने वाले एक पत्रकार को स्मृति ईरानी धमका चुकी हैं। आपने इस तरीके से स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार को धमकाने का कार्य किया, जिस तरीके से स्मृति ईरानी एक पत्रकार से कहती हैं कि तिहाड़ में आपके साथ क्या हुआ, ठीक है, तो ये सीधे तौर पर पत्रकारिता का मुंह बंद करने का एक, आप ये समझ लीजिए, एक तरीका है कि अगर कोई पत्रकार नेताओं से सवाल करेगा बीजेपी के, या तो उसका चैनल बंद कर दिया जाएगा या उसके चैनलों पर कार्रवाई करी जाएगी। उसके पीछे सरकार ये चाहती है कि गरीब को लड़ा दिया जाए आपस में और हम लोग इस देश को बेच दें। हमारे बच्चे विदेश में सेटल हो गए, बीच बीच पर समय समय पर नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी जैसे लोग भगाते ही रहते हैं, एक दिन हम भी भग जाएंगे। अगर कल को अगर मैं आपसे पैसा लेकर गया, मैं आपका पैसा रिटर्न ना करूं तो आप मेरे घर परिवार के लोगों को पकड़ेंगे। अगर कल को मोदी जी ने देश बेच दिया तो आप किसका गलेबान पकड़ेंगे? मोदी जी के आगे नाथ ना पीछे पगात, किसको पकड़ोगे? ना घर बसा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा, ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो पहले ही कह चुके हैं मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे। 24 में फिर से आ रहे हैं, पार्टी चेंज कर लीजिए। चले गए तो क्या करेंगे? अरे नहीं जाएंगे भाई, 2047 तक मोदी जी पीएम रहेंगे देश के। 2047 तक? अभी 23 चल रहा है। मुझे लगता है कोई अमर संजीवनी लाके पिला दी क्या किसी ने? हैं? अमर संजीवनी लाकर पिला दी? आपको नहीं पता धीरेन्द्र शास्त्री किसके लिए काम करते हैं? सीधा हनुमान से और रावण से बात होती है उनकी। बाप रे, तो फिर तो धीरेन्द्र शास्त्री के घर में आज तक निधन ही नहीं हुआ होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ये पिताजी जिंदा है या 24 साल की उम्र के लड़के को ये नहीं पता कि हम 26 जनवरी मना रहे हैं या 15 अगस्त मना रहे हैं? वो हनुमान जी से बात कर रहा है। जुबान फिसल जाती है भाई, इनकी जुबान है। अगर जुबान इतनी फिसलती, जुबान कटवा के घर ही रख दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर इतनी करना चाहते हो तो गूंगा ही रहना बेहतर है जब बार बार फिसल जाती है। जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोलते, बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोलते हो, आपकी जुबान भी फिसलती हैं, आपकी आंखें भी फिसलती हैं, और आंखें इतनी फिसलती हैं कि आपकी पार्टी का नेता वहाँ विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखता है। मेरे साथ अभी मोहित शर्मा है। मोहित भाई, और वीडियो देखा आपने? सुधीर चौधरी सवाल पूछ रहे हैं और ईरानी जी जो जवाब दे रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, स्मृति ईरानी का तो बर्ताव से आप सभी लोग परिचित हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी चाहे नेशनल चैनल के पत्रकार हों, चाहे फिर वो यूट्यूबर्स हों, सबको धमकाने का काम ही करती हैं। स्मृति ईरानी का ये पहला कारनामा नहीं है, इससे पहले भी स्मृति ईरानी से सवाल पूछने वाले एक पत्रकार को स्मृति ईरानी धमका चुकी हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से। लेकिन बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया का पत्रकार जब सही लाइन और लेंथ पर आता है और मोदी सरकार की गलत नीतियों के बारे में मोदी सरकार के नेताओं से चर्चा करता है, तो मोदी सरकार के नेताओं का आपने देखा कि सवाल के बदले एक सवाल आ जाता है। जब स्मृति ईरानी से पूछते हैं कि जब टमाटर महंगा हुआ तो आपके घर में टमाटर पर चर्चा हुई होगी, और सीधी सी बात है, जब एक आम नागरिक के घर के बजट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो आम नागरिक के घर में चर्चा होती ही है। लेकिन सुधीर चौधरी की हिम्मत कैसे हो गई? मंत्री जी सवाल पूछ सकते हैं कैसे? सुधीर चौधरी की हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि जी न्यूज में जब वो थे, तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा जो हैं, अब वो कहाँ रहे हैं? राज्यसभा भी कहाँ रहे हैं सुभाष चंद्रा। दूसरी बात यह कि सुधीर चौधरी ने यह दिखाने के लिए कि भैया हम एक सेकुलर पत्रकारिता करते हैं, आप समझ नहीं रहे ना, तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। क्या क्या जो बयार बदल रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर बदल रही है, और देश के लोग जो हैं आज वो परिवर्तन चाहते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार को धमकाने का कार्य किया, जिस तरीके से स्मृति ईरानी एक पत्रकार से कहती हैं कि तिहाड़ में आपके साथ क्या हुआ, ठीक है, तो ये सीधे तौर पर पत्रकारिता का मुंह बंद करने का एक, आप ये समझ लीजिए, एक तरीका है कि अगर कोई पत्रकार नेताओं से सवाल करेगा बीजेपी के, या तो उसका चैनल बंद कर दिया जाएगा या उसके चैनलों पर कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन मोहित भाई, आप सोचिए कि सुधीर चौधरी ने टमाटर का जिक्र किया, अगर सुधीर चौधरी सिलेंडर का जिक्र करते हैं या डीजल पेट्रोल का जिक्र करते हैं तो क्या होता? मैं आपको बता दूं कि अगर सुधीर चौधरी जी जो हैं वो अगर सिलेंडर का जिक्र करते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी जी कहीं वहीं उनके एक आध गाल पर चांटा वाटा ना अड़ा देती, कहीं ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी गाड़ी से निकल के पत्रकार को धमकाती हैं, और एक छोटा सा सवाल मैं आपको बता दूं, आज मोदी सरकार के अंदर रहकर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने पर
आपकी नौकरी जा सकती है, आप अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। ये बात याद रखिए। इसका सबसे बड़ा नतीजा मैं आपको बता देता हूं। अभी हाल ही में एक अन अकेडमी के जो टीचर थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि अब अगर वोट करने जाएं तो पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट कीजिएगा। जो करण सांगवान जो अन अकेडमी के टीचर हैं, उनकी नौकरी चली जाती है। इससे पहले नेहा सिंह राठौर को आपने देखा होगा। नेहा सिंह राठौर जो कि गाने के माध्यम से सरकार पे सवाल करती हैं कि यूपी में काबा, आपने देखा होगा कि उनके पति की नौकरी चली जाती है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी, जो कि आपने देखा होगा उनके क्षेत्र में एक जो पत्रकार है वो उनसे सवाल करता है तो स्मृति ईरानी उन्हें धमकाती हैं कि तुम्हारे आका से तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो मोदी सरकार में अगर आप मोदी जी किसी गलत नीतियों के आप सवाल करोगे तो सीधे तौर पर आपको या तो आपकी नौकरी जाएगी या आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। गलत है। नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा और वाजिब प्रश्न किया आपने। और जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद अमित शाह जी का बेटा जय शाह नहीं है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, और भी मेरे पास, मैं तस्वीरों के साथ आपको दिखाता हूं। ये है हमारे देश के गृह मंत्री और उनके सुपुत्र। ना तो ये बजरंग दल में है, ना आरएसएस में है, तो जय शाह जी हैं, जय शाह हैं। हाँ, तो बता देता हूँ ना, ये उनके सुपुत्र हैं जय शाह जिनका नाम है, जो कि बीसीसीआई के अंदर हैं, ठीक है। दूसरी फोटो है हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर की, अनुराग ठाकुर की और उनके फादर प्रेम कुमार धूमल की, देख रहे हैं ना आप, ठीक है। तीसरी तस्वीर मेरे पास में है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और उनके बेटे की। इनका बेटा ना तो हिंदू युवा वाहिनी में है, ना इनका बेटा बजरंग दल में है, ना इनका बेटा आरएसएस के अंदर है। इनका बेटा विदेश से एलएलएम करके आता है। यानी अंधभक्तों के लिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं अंधभक्तों से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे आरएसएस में हैं, जिनके बच्चे बजरंग दल में हैं, जिनके बच्चे हिंदू युवा वाहिनी में। क्योंकि लगातार टीवी चैनल पर एक ही चीज प्रोजेक्ट की जाती है कि देश का हिंदू खतरे में है। अगर देश का हिंदू खतरे में है तो नेताओं के बच्चे हिंदुओं को बचाने के लिए क्यों नहीं उतरते? क्या राजनाथ सिंह हिंदू नहीं है? अभी ये एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और उनके बेटे पंकज सिंह। क्या ये परिवारवाद नहीं है? बताइए ना आप मुझे, क्या राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नहीं? और ये विधायक हैं बजरंग दल में, आरएसएस में, दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है। अभी आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीर है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, ठीक है। ये तस्वीर में आप देख लीजिए, इनके जो बेटी है या जो इनके जो बच्चे जो हैं वो आरएसएस में, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, ना इन सब चीज़ों में नहीं है। विदेश से पढ़ते हैं इनके बच्चे, जिस विदेश में ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, इन्हें अंग्रेजी बुरी लगती है। देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो लगातार परिवारवाद पे चर्चा करते हैं। और भी बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास में हैं। अब ये तस्वीर है हमारे प्रकाश जावड़ेकर की। ऊपर तस्वीर पे मैंने क्या लिखा है जरा ये देखिएगा कि नेता का बेटा विदेश में और गरीब का बेटा कलेश में। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि नेता का बेटा विदेश में पढ़ता है और गरीब का बेटा देश में कलेश में रहता है और अपने ही देश के लोगों का खून बहाने का काम करता है। कभी बजरंग दल में रहकर, कभी आरएसएस में रहकर, कभी विश्व हिंदू परिषद, तो कभी हिंदू युवा वाहिनी में रहकर। अब एक तस्वीर देख लीजिए, ये हैं आपके बच्चे, यानी वोट देने वालों के बच्चे। जो लोग वोट देते हैं, इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे जो वोट लेते हैं उनके बच्चे, और जो वोट देते हैं अब उनके बच्चे। उनकी हालत आप देख लीजिए कि 2 वक्त की रोटी के लिए चाहते क्या है मोहित भाई, आप चाहते क्या है? अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो एसएससी का फॉर्म भरे, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह एसएससी का फॉर्म भरे, चपरासी के लिए वैकेंसी आए तो आवेदन करे। क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे? और मैं कहता हूं आवेदन ना भी करे तो देश की गरीब जनता के बच्चों को तो आरएसएस, बजरंग दल में भेज के उनका भविष्य तो ना खराब करे, उनका भविष्य तो ना खराब करे। आरएसएस देशभक्त संगठन है, देश की लगातार सेवा कर रही है। संगठन है तो अपना माइक तोड़ के इसको फेंक के गटर के अंदर आप आरएसएस क्यों नहीं ज्वाइन करते? आप देशभक्त नहीं हैं, आपका देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, हैं? या सारा देशभक्ति का ठेका गरीब के बच्चे नहीं ले लिया? आप देशभक्त नहीं बनना चाहते? मैं देशभक्ति, गरीब का किसान जो है वो भारत की भी रक्षा करे, आपको पैदा करके अनाज भी खिलाए। शर्म नहीं है आपके अंदर? मैं देशभक्ति कर रहा हूँ माइक उठा करके। अच्छा, आप सबकी आवाज को जनता तक पहुँचा रहा हूँ। देशभक्ति नहीं, आज की डेट में ये गुलामी है, आज की डेट में ये गुलामी है, समझ रहे हैं आप? अभी आप ये देखिए, एक पत्रकार ने
एक याद होगा आपको, मोदी जी पीएम है और मैं गुलाम हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? इस देश की गोदी मीडिया, आपको नहीं कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो वाकई में मोदी सरकार के गुलाम हैं। तभी तो उनके चैनल पर ये सवाल भी नहीं पूछा जा सकता कि भैया अगर टमाटर महंगे हो गए तो जनता के ऊपर क्या असर होता है। अगर टमाटर के ऊपर सवाल कर लिया तो आपने देखा स्मृति ईरानी क्या जवाब देती है। और आपको याद होगा, टमाटर तो छोड़िए, टमाटर से एक चीज और याद आई, इस देश में मोदी सरकार के खिलाफ बोलना यानी अपनी नौकरी से हाथ धोना। आपको याद होगा कि एक बढ़ते टमाटर से परेशान होकर एक सब्जी वाले ने टमाटर के लिए बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए थे। अच्छी तरह याद होगा आपको। उस टमाटर वाले को उठाकर उसके ऊपर यूपी की योगी सरकार ने मुकदमा दर्ज कर दिया। टमाटर ज्यादा लाल आप हो रहे हैं, लाल लाल कपड़े भी पहने हैं और आपके चेहरे पर जो है टमाटर लाल ही दिख रही है। क्या करें, जब चाइना को लेकर देश के प्रधानमंत्री लाल आंख नहीं दिखा सकते तो हम लाल कुर्ता पहनकर ही दिखा दें। क्या पता ये वीडियो चाइना तक ही पहुंच जाए। हम तो चाइना वालों को दिखाना चाहते हैं ना, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो जवान है, जो किसान है, वही इस देश के लिए सब कुछ कर रहा है। बाकी आप ये समझिए नेता क्या कर रहे हैं, नेताओं के बच्चे क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे, वहां पर कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं जो चीन है वो इंडिया में घुसता आ रहा है। बिल्कुल, और आपको लगातार अरुणाचल के अंदर जो जमीन को जो कैप्चर किया है उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा लगातार खड़ा हो रहा है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से मोदी सरकार के घोटालों की पोल खुल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और आपको बताता जा रहा हूं कि मोदी जी वापस 300 प्लस के बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं, क्योंकि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जी को कोई सत्ता से नहीं हटा सकता। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या जो मीटिंग करते हैं वहां पर रबड़ी खाते हैं, मलाई खाते हैं, क्या करते हैं, लच्छा पराठा खाते हैं? नहीं, मैं आपको एक बात सीधे तौर पर बता दूं कि मोदी जी जब तक सत्ता के अंदर हैं, ठीक है, सब कुछ उन्हीं का है। मोदी सरकार के खिलाफ आपको याद होगा कि जब नूह के अंदर बुलडोजर चलता है तो नूह के अंदर बुलडोजर के खिलाफ जब हाईकोर्ट की बेंच फैसला लेती है और बुलडोजर पर बैन लगाती है, तो उसके बाद में होता यह है कि पूरी की पूरी हाईकोर्ट की बेंच को बदल दिया जाता है। तो ये हमारे देश में आज के दौर में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही चल रही है। मोदी सरकार के घोटाले, मोदी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो आयुष्मान योजना के तहत मुर्दों का इलाज करा रही है। कभी मुर्दों का इलाज होते देखा है आपने? मोदी सरकार में होता है। आपके घर का अगर कोई मर जाए तो मोदी सरकार से उसका मोदी के सपनों का भारत तो यही है ना। अच्छा, मोदी के सपनों का भारत यही है, उन्होंने बताया था, मुझे लगता है यही है। आप मोदी जी को एक बार और मौका दीजिए, मोदी जी भारत ही नहीं छोड़ेंगे। सपने तो दूर की बात, फिर सपने में ही बचेगा भारत, ये याद रखिएगा। क्योंकि मोदी सरकार ने भारत को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई मोदी सरकार के खिलाफ बोले तो उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। मोदी सरकार से एक ही प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, क्या हम टेररिस्ट हैं, हम देशद्रोही हैं, हम आतंकवादी हैं, हम क्या हैं? क्या हम अपने देश की सरकार से सवाल नहीं कर सकते? देश की सरकार से सवाल करो तो आप कहते हैं कि देश से सवाल कर रहे हैं। सवाल मोदी से होता है, कहते हैं कि देश से सवाल कर रहे हैं। क्या मोदी देश है? क्या मोदी देश है? मोदी इस देश की 133 करोड़ जनता का नौकर है, ये याद रखिए। नौकर है? हाँ जी। तो आपके राजा समझ रहे थे? राजा समझ रहे थे क्या? वो भले ही उन्होंने बचपन में दूल्हे राजा की बहुत फिल्म देखी है, गोविंदा की, जिसमें गोविंदा को पुलिस भी बनने का शौक था, डॉक्टर भी बनने का शौक था, इंजीनियर भी बनने का शौक था, और वो कपड़े पहन पहन के फोटो खिंचवाता था। वही काम मोदी जी करते हैं। इन्होंने बचपन में गोविंदा की फिल्म बहुत देखी है, वही काम ये कर रहे हैं। मोदी जी देश के शहंशाह और बादशाह हैं। अच्छा, यानी मोदी जी मुसलमान हैं? जब शहंशाह हैं, बादशाह हैं, तो मोदी जी मुसलमान हुए? मोदी जी ने धर्म परिवर्तन कर दिया, आप बताया नहीं आपने। धर्म परिवर्तन नहीं किया, आप नहीं, मोदी जी आप भावनाओं समझिए, इसका क्या मतलब होता है? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने भी ये बात, अब आप सही पकड़े हैं एकदम। मोदी जी सदन में भी बोले, मोदी जी सदन में भी बोले कि विपक्ष वाले मेरी कब्र खोद रहे हैं। आप मुसलमान हैं, कब्र तो मुसलमान की खुदती है। आपके जैसे लोग खोद रहे हैं कब्र मोदी जी की। आप लोग कहते हैं मर जा मोदी, जनता कहती मत जा मोदी। अच्छा, मोदी जी, जनता कहती है, जैसे मोदी जी ने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास हो तो रहा है। नहीं नहीं, जनता कह रही है कि सबका साथ सबका सत्यानाश। एक भाई ड्रेस चेंज होने लगा, अभी लाल पहने हैं, कुछ समय बाद भगवा पहनेंगे आप। अच्छा, 24 आने दीजिए। तो भगवा मोदी जी ने खरीद लिया, भगवा मोदी जी ने खरीद लिया। अभी तक तो मैंने ये सुना था कि मोदी जी बेचने का ही काम कर रहे हैं, अब कुछ खरीद भी रहे हैं क्या? थैंक यू बोल दीजिए मोदी जी को कैमरे पे, बोले थैंक यू। नहीं, क्या खरीदा है मोदी जी ने, जरा ये तो बता आप कह रहे भगवा खरीद लिया क्या? आप कह रहे हैं ना कि जो भगवा भी पहनेंगे। अरे आपकी मर्जी से ओरिजिनल है, पहनूंगा। पेटेंट है उनका भगवा, भगवा उनका पेटेंट है। मोदी जी कितनी बार पहनते हैं भगवा, जरा ये तो बता दीजिए। मोदी जी तो 10 लाख का सूट पहनते हो, भगवा कलर का होता है।
ये बताइए ना आप मुझे। उनके भगवा नेताओं कलर का को होता है। उनके नेताओं को और पता, मोदी जी की सुनिए, प्रिय हीरोइन क्या पहनती है? कंगना रनावत, वो भी भगवा पहनती है, हैं? आपने देखा दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहन लिया भगवे रंग का, आप तो पूरे बेशरम देश में हैं। बवाल हो गया। आप तो बेशरम हैं। वो दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर की बिकनी पहन ली, तो उससे लोगों की भावना आहत हो गई। इस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया, लेकिन आपके चेहरे पे जरा सी शिकस्त नहीं। इस देश के लोग ना धरती पर रहने के लायक ही नहीं है। आज भले ही हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन हम हकीकत में, हमारी औकात धरती पे रहने लायक नहीं बची, अपने आप को इंसान कहने की नहीं बची। क्योंकि जिस देश के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, उस देश के अंदर आप सोच के देखिए। एक और महिलाओं को आपने देखा होगा, पिछली बार जब देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर ध्वजारोहण कर निकल रहे थे, उस वक्त पर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया। देश में सरकार जो हिंदू और मुसलमान कर रही है, उसके पीछे जो नफरत की राजनीतिक एजेंडा है वो एक ही है। उसके पीछे सरकार ये चाहती है कि गरीब को लड़ा दिया जाए आपस में और हम लोग इस देश को बेच दें। हमारे बच्चे विदेश में सेटल हो गए, बीच बीच पर समय समय पर नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी जैसे लोग भगाते ही रहते हैं। एक दिन हम भी भग जाएंगे। अगर कल को अगर मैं आपसे पैसा लेकर गया, मैं आपका पैसा रिटर्न ना करूं, तो आप मेरे घर परिवार के लोगों को पकड़ेंगे। अगर कल को मोदी जी ने देश बेच दिया, तो आप किसका गलेबान पकड़ेंगे? मोदी जी के आगे नाथ ना पीछे पगात, किसको पकड़ोगे? ना घर बसा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा, ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो पहले ही कह चुके हैं मोदी मोदी जी जी। कहीं नहीं जाएंगे, 24 में फिर से आ रहे हैं, पार्टी अगर चेंज कर ऊपर चले लीजिए। गए तो क्या करेंगे? अरे नहीं जाएंगे भाई, 2047 तक मोदी जी पीएम रहेंगे देश के। 2047 तक? बिल्कुल, अभी 23 चल रहा है। मुझे लगता है कोई अमर संजीवनी लाके पिला दी क्या किसी ने? हैं? अमर संजीवनी लाकर पिला दी? आपको नहीं पता धीरेन्द्र शास्त्री किसके लिए काम करते हैं? सीधा लिए? हनुमान से और रावण से बात होती है उनकी। बाप रे, तो फिर तो धीरेन्द्र शास्त्री के घर में आज तक सकता है किसी का संजीवन निधन ही नहीं बूटी। हुआ होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ये पिताजी जिंदा है या 24 साल की उम्र के लड़के को ये नहीं पता कि हम 26 जनवरी मना रहे हैं या 15 अगस्त मना रहे हैं? वो हनुमान जी से बात कर रहा है। जुबान फिसल जाती है भाई। इनकी जुबान है, अगर जुबान इतनी फिसलती, जुबान कटवा के घर ही रख दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर इतनी करना चाहते फिसलती हो है, तो गूंगा ही रहना बेहतर है। जब बार बार फिसल जाती है, जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोलते, बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोलते हो, आपकी जुबान भी फिसलती हैं, आपकी आंखें भी फिसलती हैं, और आंखें इतनी फिसलती हैं कि आपकी पार्टी का नेता वहाँ विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखता है। निगेटिव बहुत हैं आप, हैं? पॉजिटिव होइए। तो पॉजिटिव क्या किया जरा बताइए। आप सुनिए, पॉजिटिविटी ये है, भाजपा का नेता एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, भाजपा का नेता चकला चलाता है। शाम 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आप टीवी चैनल देखिए, खूब मजा आएगा और आपको लगेगा महंगाई के क्या 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 फायदे हैं। नहीं, मैंने एक बार टीवी देखा और टीवी पर ऐसे आतंकवादियों को दिखा रहे और ऐसी चर्चा कर रहे पाकिस्तान की कि अभी घर का दरवाजा खोल दूं तो आतंकवादी घर के अंदर ही घुस जाए। इतना लगता डरा है देते आपको? हैं, इतना डरा देते हैं टीवी पर, इतना डरा देते हैं आतंकवाद को लेकर कि साला अभी गेट खोल दो तो अभी आतंकवादी घर में घुस के हमला कर दे। इतना टीवी पर भौकाल टाइट है। और अभी आप ये देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं को रोटी नहीं, ये मीडिया की हेडलाइन है, ब्रेकिंग न्यूज है। हमारे यहाँ काजू बादाम पिस्ते की रोटी सुबह सुबह मोदी जी हिंदू को दे रहे हैं, है ना? देख रहे हैं ना, दे रहे हैं क्या? मोदी जी की देन है सब कुछ है। हम लोग अगर यहाँ पर खड़े हैं हाँ। तो मोदी जी की देन है। हाँ, इससे पहले तो आप सड़क पर नंगे घूमते थे। 14 के बाद आजाद तो देश आजाद हमारा 14 में हुआ है, कंगना रनौत ने साफ तौर पे कह दिया था। तो फिर आपने 15 अगस्त वाला तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाया नहीं होगा। कब मनाते हैं आप अपना स्वतंत्रता दिवस? कब मनाते हैं जरा? भरोसा नहीं है रनौत के बयान पे आपको। हैं? जो पढ़े लिखे हो तो भरोसा हो भी, 5वीं छठी फेल से क्या बात करें? 5वीं छठी फेल से क्या बात करें? जिन्होंने 5वीं छठी पास नहीं होती ठीक से, वो देश की बात करेंगे। उन्हें ये नहीं पता, जिन लोगों को वो अपने आप को बाबा बनने चले, कह रहे हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का नहीं पता उन्हें कब आती है। नहीं पता तो घर में कैलेंडर ही ले लो। लास्ट क्वेश्चन है, मोदी जी आ रहे हैं या नहीं 24 में? मोदी जी कहाँ से आ जाएंगे? देश की जनता बेरोजगारी से आपने कहा ईवीएम महंगाई से जूझ रही है। आपने कहा ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो जाहिर सी बात मोदी जी आ जाएंगे। ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो मोदी जी आएंगे, क्योंकि ईवीएम से पूर्णतः बेईमानी होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, मोहित शर्मा है और साफ तौर पे कह रहे थे कि 2024 में नरेंद्र मोदी तभी पीएम बनेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव होंगे, और अगर ईवीएम चुनाव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तो नरेंद्र मोदी की जीत यानी एनडीए की जीत, बीजेपी की जीत 24 में नहीं होगी। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।